हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। आयशा एवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको मेरी 8th क्लास की जो सीरीज़ है चैप्टर्स की वो पसंद आ रही हो। और प्लीज़ अगर पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एक ही चैनल में जो है सब कुछ पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अतीत अतीत भाग 3rd से चैप्टर 9। जैसे कि आपके सामने दिख ही रहा है चैप्टर 9 कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन एवं 1870 के दशक से 1947 तक। तो यहाँ पर हमें आते आते हमें जो है बुक में भी आज़ादी मिल जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और सभी को। तो आते हैं अपने की ये देखिए, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के जो है गोले छोड़ती पुलिस। ये आप देख सकते हो पिक्चर। यस। सो आगे बढ़ते हैं अपना। कहते हैं कि पिछले अध्याय में हम जो है इन बातों का अध्ययन कर चुके हैं कि भारतीय भूभाग पर अंग्रेज़ों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण किस तरह के हुआ था, है ना। सेकंड पॉइंट ही कि नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत कैसे हुई थी। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव आए। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ कैसे दी गई, और सामाजिक और धार्मिक सुधार किस तरीके से किए गए। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब हमने फिर 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति के बारे में भी पढ़ा था। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। यहाँ तक आते आते हमें ये मुद्दा समझ में आ जाता है कि हमने जो आपको अभी तक पढ़ाया है उसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग जो है ब्रिटिश शासक से असंतुष्ट थे। यदि हाँ, तो विभिन्न समूहों में और वर्गों में असंतुष्ट क्यों असंतुष्ट थे। उनकी जो नीतियाँ थी वो सिर्फ एक ही तबके को, अपने आप को लेकर थी, अपना वर्चस्व करने को थी, है ना। इसीलिए हम लोग जो है असंतुष्ट थे। भारतीयों को बिल्कुल दरकरार कर दिया गया था, साइड कर दिया गया था। उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं को बिल्कुल अनदेखा करा गया था। इसीलिए ये सारे मुद्दे जो है उठकर आए थे। अब राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है और इसके लिए किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। ये देश और इसके सारे संसाधन और उसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी कि सामने आया है कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए थे, और जब तक ये नियंत्रण ख़त्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता था, है ना। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शैक्षिक पेशेवर के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इसके प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब यह मतलब होता है कि सब लोगों का या सबके लिए। सार्व यानी सभा, जनिक यानी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभुत्व का एक आधुनिक विचार राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए, जो कि हमें ब्रिटिश बिल्कुल नहीं देते थे। सारे फैसले खुद लेते थे, सारी नीतियाँ खुद बनाते थे, सारे जो है जितने भी उनको
कानून बनाने होते थे सब उनके फेवर में होते थे, है ना। तो संप्रभुता का क्या मतलब होता है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से उठाने की क्षमता, है ना। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साथ वर्नाकुलर पैक्ट पारित भी हुआ। ये वो कानून है जो अंग्रेज़ जो है कानून बना रहे हैं और हमारे लिए जो है ये मुसीबत का सबब बन जाएंगे, है ना। वर्नाकुलर पैक्ट पारित हुआ, जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। तो आप ये जो है एक्ट, जो ये कानून बताए जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना कि क्या इस कानून में है। जैसे वर्नाकुलर पैक्ट को पूछ लेते हैं कि क्या होता है ये, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आप सरकार के लिए कोई आलोचना नहीं करोगे, कोई भी पिक्चर ऐसे नहीं लगाओगे। अगर ऐसा होगा तो आपका बिजनेस भी ले लिया जाएगा और आपकी सारी जितना भी उस पैसे से कमाई करिए सब ले लिया जाएगा। 1833 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू किया। ध्यान से देखना क्या क्या है इसमें। एल्बर्ट बिल का प्रयास किया गया, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश की भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारतीयों में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिए तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना में भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता है। तो आप देख सकते हो ये सारे ही असंतोष की जड़ बनती जा रहे हैं। आगे आते हैं प्रचारक। अभी पढ़ते हैं प्रचारक के बारे में भी कि पढ़े लिखे लोगों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह की ओर गवारा कर दिया था कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। अब यहाँ से बन जाती है हमारी आज़ादी का पहला कमांडर, यानी लीड बन जाती है कि हमने भाई देखो हमें कहीं जाना है तो सपोज रास्ता तो देखना पड़ेगा ना कहाँ जाना है, तो ये वही रास्ता है जहाँ से हमने अपनी शुरुआत कर दी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रामेश दत्त, M सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यावसायिक और प्रचारक थे। अब प्रचारक का मीनिंग बता देती हूँ कि प्रचारक वो होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सूचना का प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार पर प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे कि न्यूज़ चैनल में आप देखते हो ना, यहाँ पे न्यूज़ एंकर होता है और 4 लोग यहाँ पे बैठकर बातें अपनी बता रहे होते हैं, तो समझ लो ये सपोज प्रचारक ही है ना। हाँ, तो वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य भी रहे। उन्होंने युवाओं और राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर M.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था सारे अंग्रेज़ बुरे नहीं थे, तो कुछ अंग्रेज़ अच्छे थे। उन्होंने भारतीयों को रास्ता दिखाया कि किस तरीके से आपको आज़ादी मिलेगी, है ना। कुछ तो महिलाएं बेचारी इतनी अच्छी थी कि भारतीय महिलाओं को करती थी, वो शिक्षित करती थी और उनको क्या करती थी, उनको स्किल सिखाती थी, उनको अंग्रेज़ी सिखाती थी, उनको टेक्निक्स बताती थी। बच्चे अच्छे से डिलीवर नहीं होते थे तो डिलीवरी प्रोसेस बताती थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंग्रेज़ों ने हमें बहुत अच्छे से सिखाई है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप बिल्कुल ही उनको दरकिनार कर दो कि उन्होंने बुरा किया है हमारे समाज के लिए। बहुत कुछ अच्छा किया है। जो भी आपकी रेलवे लाइन बिछा के गए, स्कूल्स बना के गए, बिल्डिंग्स बना के गए, अपने साथ तो नहीं लेके गए, सब यहीं पे रखे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को हम आगे डेवलप्ड कर रहे हैं, है ना। हाँ, लेके गए हैं वो हमारा हीरे जवाहरात, सोने चांदी और बहुत सारी चीज़ें लेके गए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत कुछ दे के भी गए हैं। इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और जब भी अपना आंसर लिखिया करिए। एग्ज़ाम का ये एक पैटर्न रहा है शुरू से ही कि आप पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। पॉजिटिव जो है
पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तभी आपको नंबर जो है मिलेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा ये नहीं सिखाना चाहती है कि आप नेगेटिव देखो, नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से अपने जो चीज़ों को उसको लिखो, लेकिन जो पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उससे ही आपको क्या होगा, आपके जो व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा। मेन मोटिव तो आपका एजुकेशन का आपका बिहेवियर चेंज करना है ना, आपका जो आप समाज को जो अच्छा प्रोसेस कर सको। आप सब्जी लेकर आते हो, काटते हो, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना ये आपके हैंड में है ना। तो आपने जो है, हमने एजुकेशन पानी है तो हमको कैसे उसको समाज के सामने प्रेजेंट करना इज ऑन ड्यूटी, है ना। तो राइट, मैं आपको जो समझाना चाहती थी, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। यह हमारे देशवासियों के लिए अल्प अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणाम को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1857 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस भारत की किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी, बल्कि भारत के सभी समुदाय की संस्था है। तो दादा भाई नौरोजी जो है हमारे भारत में ये क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी जी की नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों को बहुत तीखी आलोचना की गई। अब आते हैं उभरता हुआ भारत, उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि आपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने अध्यक्ष और तरीके के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का कहना था कि विधान परिषद में भारतीयों को जगह दी जाए, भारतीयों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है उनका वहाँ गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। ये इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। सिविल सेवा क्या होता है कि भारत की मुख्य परीक्षा होती है, इसी में IAS जो है चुने जाते हैं, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। तो ये हमारे सिविल सर्विस पहले जो एग्ज़ाम होता था सिर्फ लंदन में होता था, और हमारे भारत के सुभाष चंद्र बोस ने भी एग्ज़ाम दिया है लंदन में जाके, है ना। तो वहाँ से एग्ज़ाम होता था और वो सेलेक्टेड करते थे लोग, फिर उसके बाद यहाँ आके काम करते थे, है ना। लेकिन बोला गया कि अब ये भारत में होना चाहिए, है ना, कांग्रेस पार्टी ने। शासन व्यवस्था के भारतीयों की मांग नस्ल के खिलाफ चल रहे थे, आंदोलन का हिस्सा था, क्योंकि तब तक लगातार ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यह भी धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों को मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आम एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्तियों व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीब और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए और अनाजों के भारी निर्यातक की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उनके नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों को कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्तावित पारित किए गए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो ये सारी जो है आम लोगों के, आम जनता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है शुरुआती दौर पे कर रही है। ठीक है, मध्यवर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार लेख लिखे, यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश
की आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की, जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन मध्यवर्गीयों को भी ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपनी गतिविधि क्वेश्चन पे कि शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही है। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। अब आते हैं अपने निरस्त करना, मतलब क्या होता है कि किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की अवैधता अधिकृत कर रूप से समाप्त कर देना, ये होता है निरस्त का मीनिंग, जो कि यहाँ पर आया है। यस, ओके। तो सेना की चाह में डिनाशा वॉचा नामक एक मध्यवर्गीय नेता ने 1857 में नौरोजी को संबोधित करते हुए कहा, दादा भाई नौरोजी, ओके। तो आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। ठीक है, सोने का मतलब स्लीपिंग। ओके, गतिविधि क्वेश्चन आता है कि उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर शुरुआती कांग्रेस में कौन सी समस्याओं का पता चलता है। तो आपको यहाँ पे मैंने अभी जितनी भी समस्याएं बताई हैं, कर कम करने चाहिए, है ना, मध्यवर्गीय लोगों को देखना चाहिए, ये सब हमारी समस्याएं थी। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ये एक कोटेश है। देखिए, जब भी ये पोस्ट ऑफिस जो मार्क दिखते हैं, इसका मतलब है ये लाइन किसी के द्वारा बोली गई है। ओके, तो 1890 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र के विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और ज़्यादा नेता आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथी की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो आपको ये कोट समझ में आ गया होगा, किसने बोला ये, तिलक जी ने, है ना। ओके, आते हैं 1905 में, जब वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे में था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उनको पूर्वी भाग को अलग करने असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये था कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनकारी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, प्रतिनिधियों के नए नए रास्ते ढूंढे गए, जिससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसका जो भारी अनुगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था।
स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उद्योग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्था के वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ ब्रिटिश शासकों ने उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसक के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरे महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए और 1909 में भारत सरकार ने ये मांग मान ली और अब परिषद की कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवार के लिए भी आरक्षित कर दी गई, जिससे मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुन कर भेजे जाता था। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस में कांग्रेस टूट गई। मध्यवर्गीय धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग का आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करके दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुए। अगले साल कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो यहाँ कांग्रेस टूट रही है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में फूट पड़ रही है। अभी मैं नीचे मैप में आपको दिखाऊंगी कि बंगाल जो है बहुत ही बड़ा था। आप जो आज आप देख सकते हो बांग्लादेश जो है, पहले वो भारत का ही हिस्सा था, अब ये बांग्लादेश बन गया। आज़ादी के बाद हमने इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला था और पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो है बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो है बाद में अलग हो गया था पाकिस्तान से अपनी मर्जी से, ठीक है। भारत में इसने भारत से मदद लेके वो अलग हो गया था। अब ये है बाल गंगाधर तिलक जी। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए इसका नाम है केसरी, ठीक है। तिलक के संपादक ने निकलने वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो पहले तो हमें कोई भी लिखने की अनुमति ही नहीं थी। अब तो संपादक जो है अखबार लिख रहे हैं, मैगजीन लिख रहे हैं, ये सब लिख कर अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त कर रहे हैं, है ना। अब स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे थे, ये देख सकते हो आप। इसके बाद ये है हमारे लाला लाजपत राय जी, कि लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचिका और निवेदन के राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनकारी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। फिर उसके बाद आते हैं क्रांतिकारी हिंसा। क्या होता है कि हिंसा समाज में आमूल बदलाव होने के लिए हिंसा का उपयोग करना है। हिंसा मतलब देखो, एक अहिंसा है और एक हिंसा वर्ड है। आपको ये दोनों वर्ड जरूर देखने के लिए मिलेंगे हिस्ट्री में। हिंसा का मतलब है आप किसी को मार पीट कर, मेंटली टॉर्चर कर इस तरीके से आप परेशान कर रहे हो, उसको फिजिकली कोई हर्ट कर रहे हो, उसको चोट पहुंचा रहे हो, फिजिकली भी मेंटली भी, ये होती है हिंसा। अहिंसा आप किसी भी तरीके से, ना तो आप शारीरिक मारपीट कर रहे हो और ना ही आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तो ये होती है अहिंसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये कह रहा है समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना, क्रांतिकारी। और परिषद का मतलब होता है प्रशासनिक सलाहकार या प्रतिनिधि दायित्वों का निभाने वाले मनोनीत या निर्वाचित सदस्य। अब मैंने ये पढ़ दिया है। अब जन राष्ट्र का उदय। जन राष्ट्र का उदय का मतलब है कि 1919 में के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगे। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ने लगी। कई बार औद्योगिक मजदूरों भी आंदोलन में योगदान दिए।
20 के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने में लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला था। 6 साल युद्ध चला था। सॉरी, ओफो, 1914 से शुरू हुआ था और 1919 में ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो 6 साल युद्ध चला था। और दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ था? 1939 से 45 तक, 1945 तक, तो ये 4 साल युद्ध चला था। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है कि पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इन खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में इजाफा, युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरती चीज़ों पर जो है भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसे कि आप अध्याय 7 में पढ़ चुके हो कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु जूट के बारे में कपड़े पटरियों की मांग बढ़ी। मैंने आपको 7 चैप्टर में पढ़ाया है ना अभी कि जो औद्योगिक है वहाँ पे पटसन, जूट, चाय, मसाले और रेशम, इन सब का बहुत मांग थी। तो उसमें एकदम से उछाल आ गया। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध में उन सारी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ रही हैं, तो भारत से वो सारी चीज़ें जा रही हैं। अब भारत में नहीं है तो भारत में जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो डबल तिबल चौबल दामों पर बेची जा रही हैं। तो इसमें क्या हुआ, भारत की जो है महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पर पहुँच गई थी। और क्योंकि विश्व युद्ध में सब कुछ जा रहा है, सब कुछ, तो कुछ लोगों को अच्छा बिजनेस भी मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमर भी टूट गई। पता लगाएं कि पहला विश्व युद्ध किन देशों में लड़ा गया था। तो आप देख सकते हो यूरोप में, एक यूरोप आपको दिखेगा, वहीं पर एक छत्ते हैं, उनके बीच में लड़ा गया था। अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट 9th क्लास में आएंगे चैप्टर्स, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किन किन देशों में हुआ था। 2 खेमों में युद्ध हुआ था, है ना। ओके, तो दी गई अन्य देशों में भी आने वाले आयात में कमी ला दी गई। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग बढ़ने लगी। तो कुछ के अवसर, कुछ की जो है चांदी हो गई, सोना हो गया, कुछ का, है ना। लेकिन कुछ जो है युद्ध से बुरी तरह हार चुके थे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों की तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप लोग भी भारतीय औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और सत्तावादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों के कई नए जो है प्रेरणा मिली। तो अब दुनिया भारत के लोग देखने लगे, उनको भी समझ में आने लगा है कि भाई अब तो आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो महात्मा गांधी आते हैं भारत में। महात्मा गांधी जी का आगमन ये कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। ओके, ये वहाँ पढ़ने गए थे। वकील की इन्होंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने गए थे और पढ़ाई के बाद ये भारत आए थे। ठीक है, इन्हीं हालात में गांधी जी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे वहाँ पर नस्लवादी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। ये पहले से ही एक्टिव थे, वहाँ पर आंदोलन चलाते थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारे आज राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र के जो है उनकी वजह से आज आज़ादी मिली है, वो बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ना, इतने ज़्यादा शर्मीले थे कि मैंने इनके बारे में पढ़ा, मैं सोच रही हूँ ये तो मैं गांधी जी के बारे में पढ़ ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल ऑपोजिट, ये बोलना भी नहीं जानते थे, बहुत शर्मीले थे, बहुत शाय थे। इनको पब्लिक के सामने बोलने में हेजिटेशन होती थी। तो आप देख सकते हो कि आप में वो जो आप अपने अंदर झांको और पता करो आपके अंदर है क्या, हिडन चीज़ें हैं क्या हमारे पास कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको हम छुपा के रखे हुए हैं। गांधी जी को भी नहीं पता था कि वो एक भारत के राष्ट्र नेता बन जाएंगे, राष्ट्रपिता बन जाएंगे। ठीक है, तो और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तरी भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले पूरे साल पूरे भारत का दौरा किया।
उन्होंने पैदल यात्रा की थी, पूरे भारत का दौरा किया, समझा भारत को। देखो ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, होमवर्क कर रहे हैं अपना। अभी उसके बाद क्लास जब लगेगी तब प्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। तो आप भी अपना होमवर्क डन रखा करो। होमवर्क मीन्स अपनी जो जिसके बारे में आप काम करने जा रहे हो उसके बारे में पहले जान लो। महात्मा गांधी ने पहले पूरे साल भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, हालातों को समझने में लगे थे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इनको, स्थानीय आंदोलन के रूप में शुरू किए। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचित हुआ। 1818 में जब अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब देखते हैं 1919 में और 1922 के बीच आंदोलन की कुछ गहराइयों को देखते हैं, है ना। ये देख सकते हो आप। इसमें आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कैसे बताओगे आप। महात्मा गांधी जी को पहचानिए। देखिए ये है महात्मा गांधी जी, ठीक है। कहते हैं कि नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन दक्षिण अफ्रीका, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव के विरोध के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं, ठीक बीच में। तो महात्मा गांधी जी तो ये हुए ना, कोट और टाई में। मुझे इनमें और इनमें डाउट है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये इनमें महात्मा गांधी जी आपको लगते हैं। मुझे यही लग रहे हैं, कन्फर्म है। हाँ, ठीक बीच में बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, यही है महात्मा गांधी जी। ओके, अब आते हैं कि रोलेक्ट सत्याग्रह। रोलेक्ट सत्याग्रह क्या था? ये एक बहुत दर्दनाक हादसा था। तो कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जलियांवाला बाग क्या है, यह किस तरह के अत्याचार हुए यहाँ पे, ये अत्याचार कैसे हुए, ठीक है। तो गोली चलवाई थी जनरल डायर ने, ठीक है। ये देखो, आज भी आप इन गोलियों के निशान देख सकते हो। यहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे, और कुएं में भी जनरल डायर ने बुरी तरह से बच्चे, औरतों, बूढ़े आदमियों को, इन सब को कुएं में भी गोलियां चलवा दी थी। कुएं में पानी की जगह खून के जो है कतरे बह रहे थे। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान का करतूत और निरंकुशशाही बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रोलेक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पुलिस जुलूस निकाले गए, हड़तालें का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी सत्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया। यह हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर वही जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना करी थी। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बहुत बड़ा सम्मान का पद होता था ये, है ना। तो इन्होंने ये लौटा दी थी जब इन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है हमारे देश में, है ना। नाइटहुड क्या होता है यहाँ पे अभी लिखा हुआ भी
हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी जी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब आते हैं, ये कह रहा है यह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों को सभा पर गोलियां चलाई। बाद के इस चित्र में लोग दीवारों पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आते हैं नाइटहुड क्या होता है कि ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तित्व, व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवाओं के लिए दी जाने वाली उपाधि होती है नाइटहुड। ठीक है, तो इन्होंने कहा था मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो अब आते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा इसी तरह का ज्वलंत मुद्दा है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह पर भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय स्थानों पर खिलाफत का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली इस एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान पर समर्थन किया और कांग्रेस आग्रह किया कि वह पंजाब होते हुए अत्याचारों यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को भारी गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 तक के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। परंतु ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्सों पर एक भारी विद्रोह मुहाने पर खड़े थे। लोगों की गलत पहलकदमी थी कि कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई शासकों पर विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी के आह्वान के हिसाब से अर्थ निकालने और इसके रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरण पर विचार करें। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानों को घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार तो वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगलों में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। तो गांधी जी पे लोगों को बिल्कुल आंख बंद के विश्वास था। सिंध यानी मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन के गठबंधन में जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को कई ताकत प्रदान की। पंजाब के सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में बैठे भ्रष्ट महतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफा की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेज स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वेशम गीतों के कृषक की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। तो गांधी जी देखिए सभी पर दिल पर छा गए थे, दिल पर राज कर गए थे। देखिए क्या
होता है ना, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हो, यानी भारतीय लोग है ना मुसीबतों से घिरे हुए थे, उन्हें दिखा कि ये एक रोशनी की किरण है, ये हमारी हेल्प के लिए आने वाली है, तो सभी लोग आस की किरण लगाने लगे और गांधी जी भी इस पे बखूबी उतरे। उन्होंने सभी लोगों की जो मांग थी, जो लोगों की ज़रूरतें थी, उन्होंने पूरी की। अगर गांधी जी जिंदा होते तो शायद पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं होता। हाँ, तो आते हैं अपने इस पे कि पीड़ा का चित्रंजन सिद्धांत के अहिंसा में गांधी जी का क्या आशय है, अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन जाती थी। इस बारे में गांधी जी का ये कहना था कि प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यह अहिंसा का सबसे बहुमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। यह तर्क यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। तो गांधी जी ने ये बात कही थी 12 मार्च 1938 में। अब घेराबंदी क्या होती है कि लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। महंत क्या होता है कि सिख गुरुओं के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत बोलते हैं। गैर कानूनी बेदखल यानी पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। ये चित्र देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखो गांधी जी को कहाँ बिठाया गया है, रथ के पास, ये रहा। और यहाँ पे नेहरू जी हैं, बाकी सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, है ना, ये भी। और ये बिल्कुल मेन लीड पर हैं, है ना। तो महात्मा गांधी जी की जनता से उनकी एक छवि, जनता से उपजी छवि में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वे कृष्ण की सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रथ का नाम है स्वराज मंदिर। अब आते हैं जनता के महात्मा। इस उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगहों के लोग गांधी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसे व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी मध्यवर्गीय टकरावों के बजाय मध्यवर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर रूढ़ी आदिवासियों और किसानों ने भी कई कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के रूप में नहीं थी। अब आते हैं अपने कि वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 के रिपोर्ट को एक अंश इस प्रकार है कि दूर दराज के गांव में भी गांधी जी का नाम सिक्का जितना चलने लगा कि उन्हें देखकर अचंभा होता था कि किसी को भी पता नहीं था कि वे कौन है या क्या है। फिर भी सब ने मान लिया कि वह जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार के विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोध ही मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। गतिविधि हमें कहती है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं हैं। आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे।
अब आते हैं 1922 से 1929 की घटना कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरोधी थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों ने एक भीड़ में चोरा चोरी पुलिस थाने में हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिसों ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रीष्म इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेनी चाहिए। परिषद के माध्यम से सरकार नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों को बदौलत आंदोलन गांधीवादियों को अपना जनाधार फैसले में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुत्व के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य के दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा जो है फर्क रहा है। अपने अध्यापिका की सहायता उनके विचारों में पता लगाएं कि इस दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब आते हैं अपने ऊपर ये जो हमारे कुछ बॉक्स रह गए। यस, ये पिक्चर है चित्तरंजन दास जी की। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में भी वह काफ़ी सक्रिय रहे। अब ये है साइमन गो बैक। साइमन आए थे भारत और उन्होंने कुछ नियम बताए थे, तो ये उनके नारों में है। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग का बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। अब देखो, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। यह है इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषण वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। राष्ट्र क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। तो आप देख सकते हो हमारे देश जो है ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली है, बहुत लोगों की कुर्बानी गई है।
जवान लोग जो जिस उम्र में शादी करके बच्चों को पालने की उम्र थी, उस उम्र में ये देश को दुनिया को छोड़कर चले गए। अब आते हैं दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, यानी नमक पर हमें टैक्स देना होता था। गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह में स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों के एक खास शख्सियत सभा में जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और उन्होंने वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ये देखिए गांधी जी जो है दांडी पर नमक कानून तोड़ते हुए, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, यानी कर्नाटक की अंबाबाई राष्ट्रीय आंदोलनों में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेले और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल में आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिलाएं आंदोलन और स्वयं के लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता में राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई, पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता क्या अर्थ है, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उनके शब्दों में दी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। 16 साल की उम्र में वे विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्होंने दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब भी वे जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के उनके अपने अधिकार को मानने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वह महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। ठीक है, तो ये देखिए सरोजिनी नायडू जी हैं महात्मा गांधी जी के साथ। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्ची प्रकाशित किया और सरकार में से शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता का साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पारित स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया। मैंने कहा ना, दूसरा विश्व युद्ध दोबारा हो जाएगा। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटिश के युद्ध प्रयासों में मदद देने के तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।
अब आते हैं अपने कि 1931 में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस में, ठीक है। ये देखिए 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थी। और 1925 का ये चित्र है। अब आते हैं अपने कि वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस ओडिशा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पब रंदी में हुए पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोगों में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा लोगों को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लेखक नायक अंग्रेजों के अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लेखक नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कई बार वे लंबे समय तक जेल में रहे। तो कुछ का ही तो सपना ही रह गया था स्वतंत्रता को देखना। जिन्होंने देखा वो बहुत ज़्यादा लकी रहे। प्रांतीय स्वायत्तता संघ के भीतर रहे प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय के लिए क्षमता देना, तो ये कहलाता है प्रांतीय स्वतंत्रता। अब आते हैं अपने कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त का ये चित्र है, ठीक है। लोग अपनी जिद पर अड़ गए थे कि अब तो हमें छोड़ना ही है। तो प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिसों से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्यक लोग घायल हुए। अब आते हैं बोस और INA। सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं इनके बारे में कि राष्ट्रवादी विचारक रखने वाले अमूल परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के महात्मा गांधी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INF के सदस्यों को कैद कर लिया गया। INA है, सॉरी, ठीक है। INA सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्ष में हिस्सा लिया। अब आते हैं अपने भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इन आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और जनसत्ता के प्रतीक पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों के बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु
आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर में पूर्व क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की? 1930 के दशक के आखिर सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मनाने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच कुछ संगठनों के बीच तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव स्वायत्तता इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहा। इन चुनावों में मुसलमान लीग की इस बात को यकीन दिला दिया गया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी अलोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को भी यह भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधि ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ता गया। यहाँ पे अंग्रेज जो है फूट डाल रहे हैं मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ अलग करने में, कि आप लोगों का तो कुछ नहीं, आप तो कुछ भाग नहीं, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा आज़ादी के बाद, ऐसा कुछ है ना। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता में भी लीग की अपना सामाजिक सुधार फैलने में मदद मिली। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग में बातचीत शुरू कर दी। ये वार्तालाप असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करना और स्वतंत्र भारत के लिए एक ही राजनीतिक बंदोबस्त सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ में सुझाव दिया कि भारत अविभाजन रहे और उसे मुसलमान बहुत क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यभावी था। कैबिनेट के मिशन को इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्यक लोगों का विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर वे लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा ये हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उनके शहरों का माहौल बदल गया और नया देश यानी पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो उन्होंने हमें, जहां हम एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते, उस दिन हमें दुख का दिन झेलना पड़ा। अब आते हैं अपने यहाँ पर, ये तो हमने पढ़ दिया था, यस। आते हैं यहाँ पर कि मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 में। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और बहादते दीन यानी सभी धर्मों को बुनियादी एकता के हिदायती थे। गांधी जी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे, जिन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के विरोध किया था।
गांधी जी जिन्ना वार्ता से आप से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती रामगोपालाचारी 1944 में। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री रामगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। अब ये चित्र देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा भी की। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में अध्यक्ष के भी रहे। अब आते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी के साथ मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना 1944। ये देख सकते हैं आप चित्र, ठीक है। अच्छा, 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। अब आते हैं इस चित्र पर कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी ने बात कर रहे हैं 1946 जुलाई में। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी विचारक रहने वाले नेहरू राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र यानी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं थे। आते हैं यहाँ पर, ये चित्र देखिए आप अच्छे से, ठीक है। अब ये है कि खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से थे। इस चित्र में आप अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वे खुदाई खिदमतगार संगठन के समर्थक थे और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन थे। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी दे दी थी कि देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सनी की थी। अब ये हिंसक पंजाब में शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। हम अगर आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान विभाजन ना होता तो शायद ही हम लोगों का जश्न कुछ पूरी दुनिया देखती ये ऐसा जश्न होता। तो अंग्रेज तो गए साथ में फूट डाल गए। अफ्रीका में राष्ट्रवाद यानी घाना का उदाहरण। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों को राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष के तहत था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासन के प्रतिनिधियों के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधि वाली सभाएं कानून बनाने थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने और प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों ने जमीन का जबरन अधिग्रहण करो या वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ये स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी के चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ। इस पार्टी में अंग्रेज पर दबाव डाला गया कि वे ऐसे विधान सभाओं जिसमें वे मनोनीत या
विशद सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में इस नए विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपल्स पार्टी ने इन चुनाव में सफलता पाई। इस तरह घाना के नाम से एक नया नव स्वाधीनता राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर पूरा भी हो गया है हमारा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और देखिए 8th क्लास है तो वीडियो बढ़ती ही जाएगी। आप कह रहे हैं कल्पना करें, मान लीजिए आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद संक्षेप में बताएं कि आप संघर्ष के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, आप किस तरह के स्वतंत्रता भारत रचते। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, भारत का नाम रोशन करते रहिए।